हम लोग आज दो दो टॉपिक करने की कोशिश करते हैं। तो हम करने की कोशिश करते हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू है और डिस्क्वालिफिकेशन है, जो आपके अगले टेस्ट का पार्ट है। दूसरा हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। एक छोटी सी बात, हम एक प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम को समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट 3 मिनट्स, कि कंट्रोल ऑफ फाइनेंस का इशू क्या है। हम लोग लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल ऑफ फाइनेंस। अगर हम कंट्रोल ऑफ फाइनेंस देखें, इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं। 4 प्रिंसिपल्स जो कंट्रोल ऑफ फाइनेंस का पूरा इशू है, इसके 4 प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल क्या है? एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रेज मनी। पहला क्या है? एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रेज मनी। तात्पर्य क्या हुआ कि जो आपकी कार्यपालिका है, यह पैसा नहीं उठा सकती है, यह पैसे के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकती है। तो उसमें क्या है? टैक्सेशन और बोरोइंग। क्या है? टैक्सेशन और बोरोइंग। तो उसको कौन करता है? पार्लियामेंट। तो एक सवाल आपके प्रीलिम्स का इससे निकल रहा है कि जो बोरोइंग है, जो मनी को कौन रेज कर सकता है? तो एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रेज मनी, टैक्सेशन और बोरोइंग नहीं कर सकता। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? रिलेशन बिटवीन टू हाउस। पहला ये हो गया। दूसरा, रिलेशन बिटवीन टू हाउस। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फाइनेंस पे लोकसभा के पास प्रेफरेंस है। जो 2 हाउस का रिलेशन है, इसको अगर देखें तो लोकसभा के पास प्रेफरेंस है। तो जो पावर ऑफ जो रेजिंग मनी है, किसी पर लोकसभा के पास है। तीसरा प्रिंसिपल, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के पास सब कुछ है। पार्लियामेंट के पावर है, उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस किस तरह है? क्या रिस्ट्रिक्शंस है? जो पार्लियामेंट है, कैन नॉट पुट मनी फॉर एनी पर्पस वॉन्ट्स योर डिमांड बाय मिनिस्ट्रीज। अब पार्लियामेंट क्या है? जो मिनिस्ट्री डिमांड करती है, उसके अलावा एक्सेप्ट मिनिस्ट्री डिमांड, नो पावर। तो तीसरा प्रिंसिपल क्या हो गया कि मिनिस्ट्री जो डिमांड करती है, उसके बियॉन्ड कोई पावर नहीं है। चौथा प्रिंसिपल क्या है? ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इंप्रूव टैक्सेशन, पार्लियामेंट कैन नॉट इंपोज एनी टैक्स अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। चौथा प्रिंसिपल क्या है? एक सिमिलर रिस्ट्रिक्शन है ऑन पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इंपोज टैक्सेशन, पार्लियामेंट कैन नॉट इंपोज एनी टैक्स except upon the recommendation of executive. चौथा, except recommendation of executive. No power of taxation. Is clear? तो 4 क्या होंगे? एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रेज मनी, जो बोरोइंग है, टैक्सेशन है, पार्लियामेंट का कंप्लीट डोमेन है। पॉइंट नंबर 2, द रिलेशन बिटवीन हाउस, लोकसभा के पास प्रेफरेंस है, वही रेज कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट मिनिस्ट्री डिमांड, कोई पावर नहीं है। चौथा, एक्सेप्ट रिकमेंडेशन। अब यह सवाल आप प्रीलिम्स में देखें या मेंस में देखें, आंसर विल बी मोर और लेस सेम ही होगा। आइदर यू सी दिस क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स और यू सी दिस क्वेश्चन इन द मेंस, इश्यूज है वो सिमिलर होंगे। एनी प्रॉब्लम किसी के पास? पता है? एनी प्रॉब्लम, एनी डिस्प्यूट ऑन दिस इशू? यस और नो? क्लियर? क्लियर। ओके, द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये पार्ट जनरली थोड़ा सा गलत हो जाता है, जो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है। डिस्क्वालिफिकेशन, इसको हमने नेक्स्ट टेक्स्ट में बड़ा ही सवाल पूछा है, क्योंकि जो ऑफिस एंड प्रॉफिट का इशू है ज्यादा क्लियर होता नहीं है।
तो जो पार्लियामेंट ने किया है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, पार्लियामेंट का जो डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 है उसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम शुरू करते हैं आर्टिकल 1021A। आप पढ़िए 1021A। It is hard. Now open your Act. आर्टिकल 1021A क्या बोलता है? Write someone on the chat. Office of Profit. अब आप पार्लियामेंट का जो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू समझने की कोशिश करिए कि पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन का इशू क्या है। अब इसके पहले आप पढ़िए 101। 101 क्या बोलता है कि कोई भी आदमी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता है। Any person cannot be member of the both house of parliament. और प्रोविजन कैसा अप्लाई होगा? Made by the parliament. Provision made by the parliament. जो पार्लियामेंट प्रोविजन बनाएगा उस प्रोविजन के हिसाब से ये सारा का सारा पूरा होगा। और जो वैकेशन होगा, वैकेशन बाय ए पर्सन हु चूजन मेंबर ऑफ बोथ हाउस टू सीट वन हाउस फॉर अनदर। तो 101 और 101 का अर्थ देखिए। सबसेक्शन 2, नो शैल बी मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट ऑफ एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए यहां बात कर रहा है बोथ हाउस का, और जो दूसरा बात कर रहा है बोथ हाउस एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आप लोग सवाल सही नहीं कर पाते हो, जबकि मैं सब पढ़ाता हूं। कई बार सवाल लेक्चर में आउट ऐसा हो जाता है, उसके बाद भी आप सही नहीं होता है, क्योंकि लैंग्वेज उस तरह से टिल्ट कर दिया जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं अगर मॉक टेस्ट का सिलेक्शन, मॉक टेस्ट दो तरह का होता है। एक मॉक टेस्ट जो बाजार में मिलते हैं जो सिंपल मॉक टेस्ट होते हैं, एक मॉक टेस्ट जो हम लोग बना रहे हैं, जो मैं बना रहा हूं एडवांस मॉक टेस्ट है। एडवांस मॉक टेस्ट आपको ज्यादा चैलेंज करते हैं, तब सिंपल मॉक टेस्ट करना और आसान हो जाता है। तो वी विल हैव द पॉलिसी फॉर द बोथ द मॉक टेस्ट, वन सिंपल मॉक टेस्ट, वन द एडवांस मॉक टेस्ट। एक हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे एनसीईआरटी बेस पे, दूसरा हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे एडवांस बेस पे। अगर दोनों मॉक टेस्ट आपने हैंडल किया, आपका हो जाएगा क्वालिफिकेशन। द प्रॉब्लम इज दैट टिल डेट यू आर नॉट अवेयर दिस एस्पेक्ट, कैसे हम पढ़ने के बाद चीजों को हैंडल करें। तो दूसरा क्या बोलता है, जो सेकंड सेक्शन है, no person shall be member of both house of parliament and house of the legislature of state। अगर एक पर्सन चूजन होता है मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, देन at the expiration of such period as may be specified in the rule made by the president। अब रूल कौन बना रहा है इसमें? प्रेसिडेंट। जस्ट टाइप अंडरस्टैंड, टू में कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट। अब नाउ यू सी द डिफरेंस इज 1 and 2। 1 का 1 और 2। 1 में देखिए 1 क्या होता है? नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविजन बी मेड बाय द पार्लियामेंट। इसमें कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। And now read the 2. Now read the 2. 2 में कौन बना रहा है? Come on the line number 4, made by the president। इसका मतलब क्या हो गया? Made by council of ministers। You got this difference? You got this difference? पहले में जहां पर दो हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट है, where the two houses are involved, who is making rule? यही फाइन लाइन आप मिस करोगे। और जहां पर बोथ हाउसेस और लेजिस्लेचर इन्वॉल्व है, वहां कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट। रीड दैट। अगर पढ़ो, अब क्या? दैट पर्सन सीट इन पार्लियामेंट शैल बिकम वैकेंट unless he has previously resigned his seat in the legislature of the state। वह जो उसकी सीट है पार्लियामेंट की वैकेंट हो जाएगी, unless
वह रिजाइन करे अपने उस सीट से जहां से सिलेक्शन हुआ है। अब इसके आते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि जो आइदर, अब ये सवाल क्यों होता है, इस सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बार के लोग के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे लोग चुनाव जीत गए हैं जो पहले लोकसभा सांसद थे और एमएलए हो गए। उन्होंने फैसला किया या तो लोकसभा सांसद होंगे या एमएलए होंगे, तो इस साल के लिए इशू करंट हो गया, यहाँ पे करंट अफेयर से जुड़ के इशू आ गया। तीसरा क्या होता है, इफ ए मेंबर इज आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट becomes subject to any of this qualification mentioned class 1 and class 2 of 102. दूसरा, resigns his seat by writing his hand address to the chairman or the speaker as case may be, and his resignation is accepted by chairman or speaker. देखिए क्या है, resignation accepted, अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो अप्लाई नहीं होगा। resignation accepted, इसलिए अब रिजिग्नेशन एक्सेप्ट का प्रोविजन है, आप प्रोविजन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, जेन्युइन होना चाहिए और वॉलंटरी होना चाहिए। जेन्युइन हो और वॉलंटरी हो, स्वेच्छा से हो, तभी वो एक्सेप्ट हो पाएगा। ये, और अगर इसी के साथ जो चौथा प्रोविजन है वह बात कर रहा है 60 डेज का, कि अगर 60 दिन तक कोई आदमी लगातार, अगर 60 दिन तक कोई आदमी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में विदाउट परमिशन नहीं रहा तो वो एब्सेंट हो जाएगा। अब फिर देखिए प्रोविजो में जो हम एक 4 डेज का इशू देख रहे हैं, यहां भी है 4 डेज एडजर्न प्रोरोगेशन, मिला आपको? ये जो 4 डेज है 3-4 जगह आया है कि अगर 4 दिन से ज्यादा, अगर 4 दिन से ज्यादा का एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन है तो वह डे 60 में काउंट नहीं होगा। ये 3-4 बार आया है। अब इसके बाद आते हैं 102 में बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन, बात करता है किसकी, डिस्क्वालिफिकेशन। 102 बात करता है, उसमें 5 पॉइंट है। पहला क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर एक्ट होगा disqualified under any law. Disqualified under any law. अभी लॉ क्या है, वर्ड्स लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। One, 2, 3, 4, 5. डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? अब इस बात को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेट्स कंसंट्रेट ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब जो आर्टिकल 102 है, इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए जो मिनिस्टर है उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। जो मिनिस्टर का ऑफिस है, मिनिस्टर आइदर फॉर द यूनियन और स्टेट, इसके ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। दूसरा, इसी का दूसरा सेक्शन देखिए। पहली बात क्या बोलता है कि जो मिनिस्टर है, चाहे यूनियन का या स्टेट का हो, वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डिफिनेशन नहीं आता है। और अगर कोई आदमी
डिस्क्वालीफाइड होता है अंडर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर उसमें वह डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, अगर वह डिस्क्वालीफाइड होता है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तब वह डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अब इसका डिसीजन कौन लेगा? क्वेश्चन, अगला सवाल, इस क्वेश्चन का निर्णय कौन लेगा? इस क्वेश्चन का एक सवाल खड़ा हो सकता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर का जो क्वेश्चन कौन लेगा। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि एक व्यक्ति जो है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो मेंबर था वह किसी डिस्क्वालिफिकेशन में आता है कि नहीं आता, जो 102 में 1 में जो पास्ट है, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, taking the citizenship of another country, declared ineligible under any law of the parliament, office of profit, इस बात का फैसला कौन करेगा? अगर 1021 में जो 5 कंडीशंस लिखी गई है, इन कंडीशंस पर अगर डिसीजन देना हो तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला करेगा प्रेसिडेंट। और वो तो इसका सवाल क्या हो सकता है? ऑप्शन लिख दे प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी लिख दे स्पीकर, ऑप्शन सी लिख दे इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी लिख दे सुप्रीम। ये सवाल गलती हो जाएगा, बिकॉज अगर आपने नहीं पढ़ा है सवाल गलत होगा। अगर इसको आपने नहीं पढ़ा है तो गलत होगा सर। जितने सवाल सिविल सर्विसेज में आजकल आ रहे हैं वह गलत ही होते हैं। मॉक में ऐसे ही सवाल हम लोग देने की कोशिश करते हैं जो कि सिविल सर्विसेज के जो एक हायर स्टैंडर्ड के सवाल है। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? अब कोई आदमी मेंबर नहीं है या किसी कारण मेंबर नहीं रहा और उसने कार्यवाही में भाग ले लिया, पेनाल्टी फॉर सिटिंग वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ अंडर द आर्टिकल 99। तो इसके लिए आप पढ़िए 192 हो जाएगा, ये होगा फॉर द स्टेट असेंबली। यहां के लिए 104 है, 500 रुपया प्रति फाइन होगा। एक इनएलिजिबल आदमी अगर कार्रवाई में भाग लेता है तो उसको 500 रुपया प्रति फाइन जाता है। अब लेट्स कंसंट्रेट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जहां पर से सवाल आपके आना शुरू होते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का खास बात क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है और इसका जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है किसके पास है? कोर्ट। इसका इंटरप्रिटेशन किस पास है? कोर्ट, नॉट पार्लियामेंट। तो अगला सवाल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो किसके पास है? वह कोर्ट के पास नहीं है, पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। डिसीजन जो होगा, डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, जो एक डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर पार्लियामेंट्री मेंबरशिप, या तो एग्जिस्ट करती है व्हेन ए पर्सन सीक्स टू बी अ मेंबर ऑफ हाउस और मे अराइज आफ्टर ही बिकम मेंबर। तो जो इसके कारण जो डिस्क्वालिफिकेशन है या तो पहले की है, अर्लियर की है, या आफ्टर की है। इसको समझने की कोशिश करिए। डिस्क्वालिफिकेशन दो तरह की हो सकती है। एक, when a person seeks to become a member of house or may arise after he become a member, जब वह मेंबर बनने के लिए चाह रहा, seeking membership। एक, when he became member।
दूसरा, जब वह मेंबर बन जाता है, इन दो परिस्थितियों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई प्रोसीजर नहीं देता है कि कैसे इसको डिफाइन किया जाए। इट कैन बी डिड विद द लॉ ऑफ पार्लियामेंट सेक्शन 1 जो 101A है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, जो रिप्रेजेंटेशन जो आरपी एक्ट है, इसको पार्लियामेंट से सॉल्व नहीं करता है, इसको आरपी एक्ट से सॉल्व किया जाता है। वो इनेबल करता है हाई कोर्ट को टू डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड इफ a disqualified candidate elected. Kab? If a disqualified candidate elected. अब इसको आप सवाल में बनाइए, किसके पास पावर है? हाई कोर्ट के पास। किसके पास पावर है? हाई कोर्ट के पास। अगर कोई डिस्क्वालिफाइड मेंबर इलेक्ट हो जाता है, भाई हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन थी, हम चुनाव भाग ले लिए, हम चुनाव जीत गए। अब चुनाव जीतने के बाद और चुनाव जीतने के पहले there's two procedure to identify a person for deciding an issue. चुनाव के पहले का डिस्क्वालिफिकेशन और चुनाव के बाद का डिस्क्वालिफिकेशन। Just try to listen carefully. If a disqualified member is being elected, then where remedy lies? Remedy lies with the High Court, not with the executive. President is not going to help on this issue. It's clear issue. किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? अब इसको हम आर्टिकल 102 से देखने की कोशिश करें, समझ आ जाएगा। आर्टिकल 102 किसके बारे में बात करता है? इफ यू सी आर्टिकल 102, उसमें है मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। 102 किसके बारे में बात करता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। किसमें मैंने आपको बताया, इस मामले में राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन जिसकी मेंबरशिप की बात कर रहा है ये 102 जो सेक्शन है, डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन ऑफ पर्सन बीइंग डिस्क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 1021 एंड क्वेश्चन ऑफ हिज सीट बिकमिंग वैकेंट अंडर 1023 एंड 1023। अगर आप दोनों को देखें, दोनों को समझने की कोशिश करें, यह क्लोजली इंटरलिंक जरूर है, लेकिन यह सेपरेट इश्यू है। ये दोनों सेपरेट इश्यू है। आप फिर पढ़िए 1021 एंड 1023, यू रीड इट अगेन, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि दोनों दो सेपरेट इश्यू है। क्लियर हुआ? इसको क्लियर नहीं हुआ? दोनों सेपरेट इशू है। आर्टिकल 103 एक प्रोसीजर, अब आप आर्टिकल 103 देखिए, वह एक प्रोसीजर ले डाउन करता है और जो करस्पॉन्डिंग है 192 स्टेट लेजिस्लेटिव संबंध में, वह एक प्रोसीजर ले डाउन करता है जो डील करता है उस सिचुएशन में जब एक सिटिंग मेंबर ऑफ हाउस डिस्क्वालिफिकेशन के सब्जेक्ट होता है। सिटिंग मेंबर ऑफ हाउस, जब सिटिंग मेंबर ऑफ हाउस डिस्क्वालिफिकेशन के सब्जेक्ट में आता है, जो आर्टिकल 103 है, वह एक प्रोसीजर लेज डाउन करता है फॉर डीलिंग विद द सिचुएशन व्हेन ए सिटिंग मेंबर ऑफ हाउस बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन, जो मेंशन किया गया कहां? 1021 में। आप 103 और 1021 दोनों साथ देखने की कोशिश करिए। जब यह क्वेश्चन अराइज होता है, यह रिफर होता है प्रेसिडेंट। जब इसका क्वेश्चन अराइज होता है
तब ये रेफर किया जाता है प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट के संदर्भ में गवर्नर। याद क्लियर होगा तब आगे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन को डिसाइड प्रेसिडेंट और गवर्नर न तो कंसल्ट करता है कौन सा मिनिस्टर से और न तो मैटर को डिसाइड करता है, यह मैटर को फॉरवर्ड करता है इलेक्शन कमीशन। इस इश्यू को डिसाइड करने के लिए वह रिफर किसको करता है? इलेक्शन कमीशन को। देखिए अब समझना क्यों जरूरी है। We know the president works on the aid and advice of council of ministers, लेकिन जब यह सिचुएशन राइज होती है इन दो सेक्शन को लेकर कि 1021 के डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर जो 103 में वह इस बात को निश्चित करता है, निर्धारित करता है when is going to decide the disqualification, then neither he will do on his own nor with the help of council of minister. Then how he do? He will refer matter to the election commission. It's very unique concept you are witnessing here. That's why it is important for your exam. Every unique concept of any chapter, whether polity, whether history, whether economics, geography, everywhere, it is the very good topic for the UPSC to take up for your question, because here they are able to make you wrong. I told number of times कि UPSC की पॉलिसी सिलेक्शन की बिल्कुल नहीं होती, रिजेक्शन होती है। You reject as many candidates as possible, जब तक आप ऐसी चीज नहीं पूछेंगे वो नहीं आएगा। तो किसका होता है? यह इलेक्शन कमीशन के पास वे चार्ज बच रहता है। अब इस मैटर को डिसाइड करने के लिए इलेक्शन, अब वो क्या करेगा? वह एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू ओपिनियन रिसीव। इसका मतलब क्या हो गया? यह मैटर डिसाइड हो रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा। अब यह मैटर अनाउंस तो कर रहा है प्रेसिडेंट, अनाउंस कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। इसका अनाउंसमेंट प्रेजेंट कर रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है? दिस क्वेश्चन इज बीइंग डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। वेरी इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है ये। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह जो इशू है यह इलेक्शन कमीशन के डोमेन में है। अब कमीशन क्या करता है? जब कमीशन डिसाइड करता है, कमीशन एक प्रॉपर इंक्वायरी होल्ड करता है। तो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, एक प्रॉपर इंक्वायरी होल्ड करेगा और इस बात की अपॉर्चुनिटी देगा कि आदमी अपनी बात कह सके। तो जो मेंबर फाउंड टू हैव बिकम डिस्क्वालिफाइड इप्सो फैक्टो ceased to be a member of the house and his seat become vacant. आर्टिकल 1031A देखिए आप, सीधी आर्टिकल 1031A, if any question arises whether a member of the House Parliament has become subject to any of disqualification mentioned clause 1 of the question shall be referred to। किसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक मेंबर को यह पाया जाता है he has become disqualified ipso facto, वो सीज कर देता है अपनी मेंबरशिप फ्रॉम द हाउस से और उसकी सीट खाली रहती है। तो आर्टिकल 103 अप्लाई करता है टू केस ऑफ ए सिटिंग मेंबर becoming subject to disqualification after his election and under if the president or the governor, the election commission has no jurisdiction to require members disqualification existing before election। अब देखिए बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन। तो अगर आप इन सेक्शनों को पढ़िए तो इस मामले पे इलेक्शन कमीशन का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो अगर सवाल घूमता है इस पर ही सिर्फ है। अगर सवाल घूमता है, इफ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड सिटिंग मेंबर एंड द अर्लियर एक्ट ऑफ मेंबर, जब वह आदमी मेंबर नहीं बना था, मतलब उसके चुनाव के समय का कोई काम धाम या चुनाव के पहले का,
before becoming the member of the parliament or state legislature, election commission has no domain to act upon. Election commission jurisdiction started only when the concerned person has become the member of parliament or state legislature. Therefore, before election, the decision whatsoever taken by the election commission under these articles is confined only to the aspect post election. It's clear or not clear? इसको क्लियर नहीं हुआ? आसान है, बहुत टफ नहीं है कि टफ है? जल्दी बोलिए। तो ऐसे आदमी के साथ क्या रेमेडी होगी? सिर्फ रेमेडी क्या होगी? रिट पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन। इसके साथ रेमेडी क्या होगी? इसके साथ रेमेडी होगी इलेक्शन पिटीशन। तो अगर इसके कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करिए, एक पर्सन जो इनकर करता है डिस्क्वालिफिकेशन, offer himself as a candidate and is subsequently elected, और कोई ऑब्जेक्शन अगर रिटर्निंग ऑफिसर नहीं करता, एक्सेप्ट करता है उसके नॉमिनेशन को, और अगर इस नो इलेक्शन पिटीशन फाइल, तब क्या होगा? वह कंटिन्यू करेगा एज ए मेंबर। अगर कोई नहीं होता है तो कंटिन्यू करेगा। जस्ट 1 मिनट, होल्ड 1 मिनट। पॉइंट, अगर कोई आदमी ऐसा इलेक्ट हो जाता है जिसके पास डिस्क्वालिफिकेशन थी और रिटर्निंग ऑफिसर उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करता है और उस पर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं होती हाई कोर्ट पे, तो जो आपका प्रेसिडेंट है इस पर कोई अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। Just try to understand this basic differentiation so that question may not go wrong on this aspect. Fine or not fine? तो आर्टिकल जो ये जो कंटेम्पलेट करता है, वो कंटेम्पलेट करता है दूसरा सिचुएशन। वह सिचुएशन वही कंटेम्पलेट करता है जिस सिचुएशन में वह इलेक्शन के बाद होता है। अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के इशू पर vacancy of this seat become open only when the president decides the issue or the subject of the alleged disqualification and declare that it was disqualification. So office of profit पर, on office of profit प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा और प्रेसिडेंट के डिक्लेयर करने के बाद आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जब तब उसका फैसला हो जाएगा। अब जो अगर हम आर्टिकल 192 देखें, वह रिक्वायर करता है व्हाट दैट क्वेश्चन शुड अराइज एंड हाउ इट अराइज बाय व्हॉम इट रेज्ड, कैसे अराइज होता है, कौन इसको रेज करता है। जो रेलेवेंट होता है क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप मेंशन्ड बाय द क्लॉज शुड अराइज, तो जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से अराइज होना चाहिए। अगर हम 192 को पढ़ें, it is not necessary the question be raised on the floor of the house। अब क्या है, क्वेश्चन फ्लोर ऑफ हाउस पे रेज होना जरूरी नहीं है। तो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन कहां रेज हो? क्वेश्चन को फ्लोर ऑफ हाउस पर रेज होना जरूरी नहीं है, यह आवश्यकता नहीं है। सच ए क्वेश्चन जो कंटेम्पलेट किया गया आर्टिकल 192 में, जो डिसाइड किया बाय गवर्नर, अब गवर्नर एलोन, नो अदर अथॉरिटी कैन डिसाइड इट, nor can the said question is fall within the jurisdiction of the court। तो क्या है, यह कोर्ट के jurisdiction के बाहर हो जाता है। अगर हम देखें तो आर्टिकल 192 और 103 इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास है।
अगर आप देखें तो एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है शैल, दोनों में, आप चाहे 103 देखें या 10 या 193 देखें, दोनों में अगर आप देखते हैं उसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ होता है शैल। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीन बाय दिस? It is obligatory for the present governor to obtain the opinion of the election commission. यह जरूरी है कि वह इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन ले। इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लिए बगैर वो काम नहीं करता है। अब यह सवाल आता है कि वह डेट कौन सी होगी, कब, किस डेट से वह मेंबरशिप सीज करेगा? He ceased to member of the house on the date when he became subject to disqualification, not the date of decision, but on the date of which he became disqualified. जिस डेट को वह डिस्क्वालीफाई हुआ है उस डेट होगा। आप दोनों का अंतर समझने की कोशिश करिए। जिस तारीख को इस बात का फैसला किया गया he is disqualified, that date is not important. Date is important when he was subject to disqualification. Suppose he has hold the office of prophet on the 1st April 2020. Decision of the president or governor came to the 15th July 2020. Then he will become the ineligible from the 1st April 2020. और जो बीच का पीरियड है उसमें उसने जितना दिन भाग लिया हुआ कार्रवाई में उस दिन का उसको 500 रुपया पर पेनल्टी देना पड़ेगा। बिकॉज एज पर एक्ट अगर कोई आदमी जो डिस्क्वालीफाइड है और वो पार्टिसिपेट करता है प्रोसीडिंग्स में तो उसको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। क्लियर? बताएं, क्लियर नॉट क्लियर? दूसरी बात क्या है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है कितना बेनिफिट दिया गया। जब जो पेक्यूनरी बेनिफिट है वह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस होना इंपॉर्टेंट। अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अमाउंट नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ओनली द प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट कि वह आदमी कोई फायदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए दी गया है। क्लियर हो गया? तो 3-4 सवाल हमने हैंडल किए कि कोई आदमी लोकसभा राज्यसभा का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता है, कोई आदमी पार्लियामेंट का स्टेशन का एक साथ नहीं हो सकता है, सीट जो होती है वैकेंट होती है व्हेन रिजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड बाय द चेयरमैन ऑफ स्पीकर। अगर मेंबर एक्सचेंज करता है 60 डेज में हैंडल किया। एक कमेटी और एब्सेंस ऑफ मेंबर्स है, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। राज्यसभा में ऐसी कोई कमेटी, ये कहां पे है कि लोग, तो जो एब्सेंस ऑफ मेंबर की कमेटी है यह कमेटी राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में है। तो हाउस रिपोर्ट देता है और फंक्शन करता है। तो जो सीट ऑफ मेंबर डिक्लेयर जो राज्यसभा में होता है उसमें कमेटी से क्या है, जो सीट ऑफ मेंबर बिकम जो बिकॉज ऑफ हिज एब्सेंस द हाउस पासेस ए मोशन, जब हाउस एक मोशन पास करता है। ये भी ऑफर देखिए, मैं फ्री प्रिंट कर देता हूं कि जो कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर है वह लोकसभा में राज्यसभा में नहीं है। लोकसभा में इस कमेटी के रिपोर्ट पे काम होता है, फिर राज्यसभा में कैसे होता है? राज्यसभा में क्योंकि इस तरह की कोई कमेटी नहीं है तो सीट ऑफ मेंबर बिकम वैकेंट बिकॉज ऑफ हिज एब्सेंस when the house passes a motion for this purpose। जब हाउस एक मोशन इस लक्ष्य को लेकर पास कर देता है तभी वह वैकेंसी आती है, और अगर वह नहीं करता है तो वैकेंसी नहीं आती है। कोई इश्यू इसमें?
Correct. If no issue, then we can move on to the next part. Let's start the amendment. Amendment of the Constitution. अब यह संविधान को किस तरह से हैंडल किया जाता है, संविधान के संशोधन की क्या क्या प्रक्रिया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने कल फाइनेंस बिल मनी में पढ़ा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 में है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द इशू टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस तरह से हमारा संविधान बना है, जिस तरह से संविधान बनाया गया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का एक पूरा सेपरेट प्रोविजन बनाया गया है। तो जो भारत के संविधान में संशोधन है, उस संशोधन की 3 प्रक्रियाएं आप देख सकते हैं। You open Article 368 and you can see कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, पहला एनी हाउस, इसको किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। तो जैसा मनी बिल के संदर्भ में आपने देखा, इट कैन बी ओनली इनिशिएटेड इन द लोअर हाउस, मींस लोकसभा। ऐसा 368 नहीं है। ये सारे के सारे अगर आप पढ़ने की कोशिश करें एक्ट, आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है। तो कई बार हम सवाल इसलिए गलत करते हैं कि हम एक्ट को ठीक से पढ़ते ही नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया, दूसरे एक शब्द है रिपील। रिपील का मतलब क्या होगा? आप देखिए, रिपील होगा आपके उसी एक्ट में ही। रिपील का मतलब क्या हो गया कि वह किसी भी प्रोविजन को जब खत्म कर सकता है। तो पहली बात क्या हो गया कि एनी हाउस में इनिशिएट हो सकता है और आप उसको अमेंड भी कर सकते हैं, उसको आप रिपील भी कर सकते हैं। तो आप चाहे किसी प्रोविजन को पूरी तरह समाप्त भी कर सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, वह किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकती है। यह जो बिल है ब्रॉड फॉर बाय द गवर्नमेंट और एरिया ऑफ प्राइवेट। अब देखिए, इसको दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट भी ला सकती है और प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि प्राइवेट मेंबर नहीं ला सकता है। वो गवर्नमेंट भी ला सकता है और प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। लेकिन जनरली होता क्या है? जनरली यह लोकसभा में लाया जाता है और कोई मिनिस्टर नहीं आता। जनरली यह एक कोई कंडीशन नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन सामान्यतः यह देखा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, यह किसी मिनिस्टर लाता है और लोकसभा में पेश होता है। और जो बिल इनिशिएट होता है बाय प्राइवेट मेंबर has also been examined and recommended for introduction in the house by the committee of private members। चौथा, जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा बिल लाया जाता है वह एग्जामिन होता है। और जो कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल है, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल, जो कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल है, यह इसको एग्जामिन करती है और इसको देखती है। तो इस बिल को एग्जामिन करती है रिकमेंड करने के लिए, ताकि हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाए बाय कमेटी ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स, और रिजल्ट लाती है। अगर हम संविधान के आर्टिकल को देखें तो अमेंडमेंट की तरह से है सिंपल मेजॉरिटी, टू-थर्ड प्लस two-thirds present and voting plus majority of total member। यह है A, यह है B और ये C क्या है? B प्लस more than 50% state legislature
रेटिफिकेशन। अब लेजिस्लेचर को याद करना क्यों जरूरी है? आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे ऐड कर देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप हल्का सा कमजोर पड़ोगे, सवाल गलत ही होगा। लेजिस्लेचर याद करना क्यों जरूरी है कि आपका जब ऑप्शन बनाएंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर के साथ काउंसिल को ऐड कर देंगे ऑप्शन में। अब उस समय अगर आपका दिमाग क्लियर नहीं है फिर गलत हो जाएगा। तो दीज आर द थ्री वेज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी अमेंडेड। तो एक जो आर्टिकल का पहला क्या है, सिंपल मेजॉरिटी हो गया। दूसरा हो गया, इसको हम स्पेशल मेजॉरिटी भी कह सकते हैं। शायद आपके ऑप्शन में इसको स्पेशल मेजॉरिटी भी लिखते हैं। दूसरा क्या हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी हो गया। और तीसरा क्या हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी। अब इसको आप चाहे लीजिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% जो स्टेट्स हैं उनका रेटिफिकेशन किया जाना चाहिए। ये तीन। अब अगला सवाल क्या हो गया, सिंपल मेजॉरिटी में कहां होता है? सिंपल मेजॉरिटी अब ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत से आपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं सिंपल मेजॉरिटी जाते हैं 2, 3, 4, 169। अब कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आराम से हो जा रहे हैं? पैरा 7 ऑफ 5th शेड्यूल, आर्टिकल 2, 3, 4, 169, पैरा 7 ऑफ 5th शेड्यूल, जो पैरा 21 ऑफ द 6th शेड्यूल, पैरा 21 ऑफ 6th शेड्यूल। जो पैरा 21 ऑफ 6th शेड्यूल है, ये किसकी बात करता है? जो ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन है आसाम, मेघालय, मिजोरम में। और पैरा 7 जो बात करता है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब। तो ये बात करता है एरिया ऑफ शेड्यूल ट्राइब, और ये बात करता है असम, मेघालय। अब इसको ओपन करें, just open it, don't see open it. Open the article 2, 3, 4 first. Open article 2, 3, 4. Right, interesting part here. Open article 2, 3, 4. Article 2 किसकी बात कर रहा है? Article 2 बात कर रहा है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर आपको किसी नए स्टेट का एडमिशन करना है, एस्टेब्लिश करना है, तो आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। आर्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि यह एरिया किसी स्टेट के एरिया के डिक्रीज, इंक्रीज या अल्टरेशन की बात करता है। तो स्टेट के राइट में आप इंटरफियर कर सकते हो बाय सिंपल मेजॉरिटी। मीनिंग देयर बाय, अगर आपको भारत के संविधान को केंद्राभिमुख कहना है, अगर कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लीनिंग टुवर्ड्स सेंटर, यू कैन यूज दीस आर्टिकल्स, तो जो आर्टिकल 3 क्या है, अगर आप आर्टिकल 3 पढ़े तो पूरी तरह से बात करता है किसी स्टेट में पूरा परिवर्तन को। और सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 3 का प्रोविजो, वो आप पढ़िए जो आपका सवाल गलत कराएगा। आर्टिकल 3 का प्रोविजो पढ़िए कि जब जो आर्टिकल 3 में आपने स्टेट को चेंज किया, अल्टर किया, डिमिनिश किया, आपने आर्टिकल 3 का सहारा, आर्टिकल 3 लिखा हुआ है, स्टेट के एरिया बाउंड्री पे आप परिवर्तन कर सकते हो, डिमिनिश कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अब इसमें स्टेट की भूमिका क्या है? देयर इज वन ऑप्शन, it may be on your question paper, there is no role of state. Second answer, there is a limited role of the state. अब limited role of state को वो पूरा एक्ट से लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो now article 3 proviso is explaining what is the limited role of the state and whether this limited role of state has any say or not. Yes, only view
Only view of the state will be taken. If you read the proviso of the constitution, they say उसमें दो तीन चीज है. बिल राष्ट्रपति रिफर करेगा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को कि अपने व्यू को एक्सप्रेस करे. उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी. उस समय सीमा के अंदर वो अपने व्यू देगा. लेकिन अगर समय सीमा के अंदर व्यू नहीं देता है तो वो राष्ट्रपति जो चाहे कर सकता है. तो जो व्यू पॉइंट है उसका कोई मतलब नहीं है. तो when you are seeing Article 3, you right to see this part also. Otherwise, the issue will be going wrong. इसी Article 4, जो Article 2, 3 में जो अमेंडमेंट है, जो Article 4 बात करता है, Article 2 and 3 to provide amendment for the first and fourth schedule and supplemental incident and the constitution. तो Article जो 4 है, जो आर्टिकल 4 है वह बात करता है कि जो आप आर्टिकल 2-3 में परिचय हो तो उसका क्या असर आता है. तो आप अगर इस स्टेट के संदर्भ में देखें तो पार्लियामेंट एक लॉ पास कर सकता है एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ स्टेट में. अब आते हैं आर्टिकल 160. 2-3 के बाद 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब आते हैं आर्टिकल 169 में. जाना चाह रही है. Now see Article 169. It is a very interesting article. Article 169 has the two scenarios. उसके दो पार्ट है. एक स्टेट का, दूसरा पार्लियामेंट का. स्टेट के पार्ट में स्पेशल मेजॉरिटी है और पार्लियामेंट के पार्ट में सिंपल मेजॉरिटी. अगर कोई स्टेट अपने यहां किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करना चाहता है या बनाना चाहता है तो वह इस आशय का प्रस्ताव पास करेगा विथ majority of the total membership assembly and not less than 2/3. If you read 169 line number 4-5, उसमें दो चीज लिखी है. एक है मेजॉरिटी और दूसरी है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब now turns toward the parliament. Parliament will pass this simple law. Come on the next part. पार्लियामेंट किसी भी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं है. पार्लियामेंट का मन करेगा बनाएगा, नहीं मन करेगा नहीं बनाएगा. आप प्रपोजल भेज दो, प्रपोजल पड़ा रहेगा. कई बार जब केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है, तो राज्य सरकार के प्रपोजल पेंडिंग रहते हैं, केंद्र निर्णय नहीं लेता है. तो ये क्या हो गया? यह भी राज्य के ऊपर केंद्र का नियंत्रण है. और क्या है, आप उसी पढ़ो, नीचे क्या लिखा है. यह 368 में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा. It will not be considered an amendment under Article 368. आप देखो नीचे लिखा हुआ सबसेक्शन 3 में. Now come on the special majority. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. कम आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी में. तो जो बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों के लिए वो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप. प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. यह दूसरा पार्ट हो गया कि जो इस एक बिल है जो किसी अदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पास करना चाहता है, उसको इस
स्पेशल मेजॉरिटी की चाहत चाहिए, जिसपे क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी की डिफिनीशन है टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो एक स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है ओनली फॉर वोटिंग एट द थर्ड रीडिंग स्टेज। अब अगर कोई संविधान संशोधन का विधेयक आ रहा है तो इस स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है जो थर्ड रीडिंग स्टेज है। फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग स्टेज नहीं है, थर्ड रीडिंग स्टेज। इट इज रिक्वायर्ड इन द थर्ड रीडिंग स्टेज ऑफ बिल। लेकिन एक प्रिकॉशन के तौर पे कि स्पेशल मेजॉरिटी है या नहीं, उसको लिए यह इफेक्टिवली वो लोग पहले कर लेते हैं। बट बाय द वे ऑफ caution, the requirement majority has been provided for the rules of the house in respect of all effective stage। यह रिक्वायरमेंट थर्ड स्टेज में है, लेकिन रूल क्या कह दिया है कि एवरी स्टेज। अब आते हैं थर्ड पे, स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। थर्ड क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। इसमें क्या है, जो अगर इसको आप देखें तो जो हमारे संविधान का जो फेडरल कैरेक्टर है उसके बारे में यह ज्यादा कहता है। जिससे क्या है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 54-55 इस संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन का जो मामला है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 54-55, ये कैसे होगा, यह स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़े मामले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो आर्टिकल 341 है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो चैप्टर 5 का है वो। तीसरा, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट 73 एंड 162, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। जो यूनियन स्टेट की एक्सिक्यूटिव पावर है, इसके बारे में स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन। चौथा, जो 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल, जो 7 शेड्यूल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर है यूनियन स्टेट का, जो चैप्टर 1 है ऑफ द 11 और 7 शेड्यूल का है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट पार्लियामेंट, स्टेट का जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है उसको। दूसरा, 368 इटसेल्फ, इन सब का आप संशोधन तभी कर पाओगे जब आपके पास दोनों प्रक्रियाएं हैं। तो अगर आप समझने की कोशिश करें तो भारतीय संविधान के संशोधन की 3 प्रक्रियाएं आपके सामने आ गई। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का जो रेटिफिकेशन है। तो अगर आप सिंपल मेजॉरिटी देखें तो आर्टिकल 234 है जो बात करता है नए राज्यों के संघ का प्रवेश में। आर्टिकल 169 है जो केंद्र शासित प्रदेशों का जो संबंध है, जो आर्टिकल 239 है, और 5वीं और 6वीं अनुसूची आपको अभी बताया, और 2/3 है एंड रेटिफिकेशन है। अब इस संविधान संशोधन की क्या क्या खास बातें हैं, लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस संविधान संशोधन। अगर इसको आप देखें, पहले पॉइंट, इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है और वह चाहे तो सारी प्रक्रियाओं को बदल सकती है। लेकिन भारत में जो संसद है वह संविधान के कुछ बंधों को साधारण प्रक्रिया से कर सकती है, और जो बाकी बड़े पार्ट हैं वह विशेष बहुमत हो सकते हैं।
और अमेरिकी संविधान में वहां की कांग्रेस अकेले कोई संशोधन नहीं कर सकती है। तो इफ यू सी इंग्लैंड, इंडिया एंड यूएसए, इंग्लैंड सोवरेन है, भारत में 3 तरह की है, और यूएसए में ये लोन नहीं कर सकती है। नो, इट नीड्स द स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट सपोर्ट। इफ यू एनालाइज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो फर्स्ट क्या है, इंग्लैंड में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं आप। इंडिया में 3 तरह की प्रक्रियाओं के बारे में जिक्र किया गया है, और सारी प्रक्रियाएं जुडिशियल रिव्यू के तहत है। इंडिया में कोई भी संविधान संशोधन स्टेट इनिशिएट नहीं कर सकता है। अमेरिका और सारे संविधान संशोधन में स्टेट की भागीदारी नहीं है। देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया लेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच द स्टेट असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। अमेरिका में अकेले नहीं कर सकते आप, और अमेरिका में स्टेट भी इनिशिएट कर सकता है संविधान संशोधन, भारत में नहीं कर सकता है। फिर दूसरा, जो भारत में राज्यों को पहल करने का अधिकार नहीं दिया गया है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह राज्यों को नहीं दिया गया है। इफ स्टेट कांट इनिशिएट, व्हाट डज इट मीन? It means the state is very, the center is very strong. दूसरा, each house, तो इससे क्या हो गया, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, ज्वाइंट सिटिंग नॉट पॉसिबल। ये आपको शब्द कहां से, आप एक्ट पढ़िए, उसमें है ईच हाउस। जहां पर ईच हाउस आ गया वहां ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 108 एप्लीकेबल नहीं है। 108 इज नॉट एप्लीकेबल, तो ज्वाइंट सिटिंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और अमेरिका में जो राज्यों को भी संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव करने का अधिकार प्राप्त है। अब अगर हम अमेरिका में देखें, तो अमेरिका में कोई भी संशोधन बिना राज्यों के अनुमोदन के नहीं किया जा सकता। इफ यू कंपेयर इंडिया एंड अमेरिका, इन अमेरिका कोई भी ऐसा नहीं है। इन एवरी अमेंडमेंट you need the support of the state. But in India, for a major part of the amendment, you don't need the support of the state. भारत में जो आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति है संविधान संशोधन के लिए, जबकि अमेरिका में 3/4, इंडिया में क्या है, हाफ, और अमेरिका में क्या है, 3/4। इंडिया में हाफ ऑफ द स्टेट का सपोर्ट चाहिए सिर्फ, अमेरिका में 3/4 का सपोर्ट चाहिए। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। अमेरिका में संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं है। अमेरिका में क्या है, नो प्रेसिडेंट एसेंट रिक्वायर्ड। भारत में जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं है, नो प्रेसिडेंट एसेंट रिक्वायर्ड इन यूएसए, बट इंडिया अगर प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं है तो संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। अमेरिका की तरह भारत में भी सारे संशोधन में न्यायिक पुनरावलोकन, जो जुडिशियल रिव्यू है, आया करता है। और भारत संविधान में उन प्रावधानों को संशोधन करने के लिए राज्य विधानमंडलों की अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिन उपबंधों का संबंध राज्य सरकारों के गठन और शक्तियों से है। लेकिन आप इंटरेस्टिंगली देखें, जो आर्टिकल 2 है, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भारत के संविधान में जहां राज्यों का संबंध है, वहां राज्यों की भूमिका की बात कही गई है। बट इफ यू रीड आर्टिकल 2 to 4, इट कैन बी amended by the simple majority. It can be amended by the simple majority. इसके कारण बहुत सी शक्तियों, बहुत से प्रावधानों का परिवर्तन वह आसानी से कर ले जाते हैं। I think it's enough for the day for you.
because there is another class of the short. Next topic I will take the history of the constitutional amendment. That is also very important aspect. कि 1951 से आज तक कितने constitutional amendment हुए. If you have any question, you can ask.